हमारा एक ऋषाल सिंह था जवान, ऊपर जब ट्रेनिंग पे गए, वो जब हम असॉल्ट कर रहे थे चाइना को, चाइना से मोर्चे जीतने के लिए ताकि हम मोर्चे संभाल सकें, तो वो उसने 2 चाइनीज़ मार दिए। तीसरे चाइनीज़ को मारने लगा तो उसकी जो राइफ़ल के ऊपर बस्ट लगा, राइफ़ल उसके हाथ से गई और ख़त्म हो गई। उसने अपना दाँत निकाला, दाँत से निकाल के तीसरे आदमी ने गला काटा, उसमें फिर मशीन गन लग के वो मर गया। After bringing stories of unsung war heroes from Battle of Longewala, Battle of Rezangla, Battle of Dog Hill, Tiger Hill during Kargil War, this time we bring to you the Battle of Walong 1962. Almost पूरे 1 महीने और 10,000 फीट की डिफ़िकल्ट टेरेन में इंडिया की 5 रेजिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। कुमाऊँ, सिख, गोरखास, असम और डोगरास। नेफा का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध, जिस युद्ध में मिशमी ट्राइब्स ने इंडियन आर्मी को बहुत सहयोग दिया। यह एपिसोड 2 हिस्सों में बटा है। पहले में हम बात करेंगे कैसे चाइनीज़ फोर्सेस और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, कि कैसे उन्होंने इंडियन आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी हज़ारों की नफरी हमारे मुट्ठी भर फौजियों की जोश और जज्बे को कम नहीं कर पाए। और अगले एपिसोड में हम जाएंगे इंडियन आर्मी के रिटेलिएशन और शहीदों की वीर गाथा। मिलते हैं ब्रिगेडियर कुलदीप ब्राड़ से और सुनते हैं वो कहानी जिसमें सिर्फ 2,500 भारतीय फौजियों ने 15,000 से भी ऊपर चीनी फौजियों का दम निकाल दिया था। सर, आपका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, फिर वहाँ से कोलालमपुर कैसे जाना हुआ? मेरी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी, हरिपुर गांव में, पटियाला रियासत उन दिनों होती थी 1935 में। जब मैं 30 साल का था, जब हमारे पिताजी हमारी पूरी परिवार को लेके कोलालमपुर चले गए। 1941 के एंड में, 42 के शुरू में जापानियों ने हमला करके अंग्रेज़ों को हरा दिया वहाँ से, और बहुत बम्बार्डमेंट हुई। हमें आदत पड़ गई थी, कोई हमें खौफ नहीं था। मेरे मन में कभी खौफ नहीं आया बम्बार्डमेंट का या गोली चलने का। जब आप बच्चे थे तो नेताजी से आपकी मुलाकात ने आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कैसे प्रेरित किया? 43 में फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब, एक दिन हमें खबर मिली कि नेताजी कोलालमपुर विजिट कर रहे हैं और वो हमारे स्कूल में आएंगे, पधारेंगे। उस दिन शाम को फिर उनकी स्पीच थी, रैली थी। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. अगले साल फिर आए, फिर मैंने अटेंड की उनकी रैली और स्पीच, और तब मुझे जो 44 में मेरे मन में जज्बा आया कि जब मैं बड़ा हूँगा मैं भी इंडियन आर्मी जाके फ़ौज में ज्वाइन करूँगा, ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूँगा। इतना जज्बा भरा नेताजी की स्पीच ने। कोलालमपुर से इंडिया जब आप आए तब आपने सबसे बड़ा रिलीजियस चेंज क्या देखा? मलाया में सबका मेल जोल रहता था, मुसलमान, हिंदू, सिख, भाईचारा था, बहुत बढ़िया प्रेम के साथ रहते थे। नेताजी के जो सबसे बड़े एडवाइज़र थे वो मुसलमान थे। नेताजी के जो 2-3 ब्रिगेड कमांडर थे या डिवीजन कमांडर, सबसे सीनियर शाह नवाज़ खान, वो मुसलमान थे। मतलब इतना सेकुलरिज्म का माहौल था। हिंदुस्तान में आके देखा तो जब रेलवे स्टेशन हम कलकत्ता से चले तो हर स्टेशन के ऊपर मटके लगे हुए थे जिसमें लिखा था हिंदू पानी, मुसलमान पानी। जो मटका हिंदू पानी का है, सिर्फ हिंदू वहाँ से पानी ले सकते थे, और जिस मटके पर मुस्लिम पानी लिखा है सिर्फ मुसलमान वहाँ से ले सकते थे। ये देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बंटवारा यहाँ से शुरू हो गया। डोगरा से पहले आर्मर्ड कोर में थे, वहाँ से इन्फेंट्री कैसे आना हुआ? 1.5 साल के बाद जब अप्लाई किया कमीशन के लिए तो सिलेक्शन बोर्ड में गए, सिलेक्ट हो गए। 1958 में
एकेडमी में चले गए, देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। और तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं कमीशन हुआ जून 1960 में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। और जून 1960 में मुझे कमीशन मिला डोगरा रेजिमेंट में, इन्फेंट्री में। During Battle of Walong, many regiments were involved, कुमाऊं, सिख, गोरखा, असम। But then डोगरा का इन्वॉल्वमेंट कब और कैसे शुरू हुआ? हुआ क्या कि वालों की लड़ाई शुरू हो गई थी 21 अक्टूबर को, और हमें हुक्म मिला नवंबर में जाने को, कि तब तक लड़ाई चल रही थी। सीओ साहब, मेजर ग्रेवाल और मैं और 3 जेसीओ थे। हम 8-9 की पार्टी शुरू में देखभाल करने के लिए, अगर कहाँ हुक्म मिलता है दरिया के उस तरफ, पश्चिम की तरफ या दरिया के पूर्व की तरफ, कहाँ कहाँ मोर्चे लेने पड़ेंगे या रिलीव करना पड़ेगा, इसको रैकी बोलते हैं। तो रैकी करने गए हम 6-7 दिन पहले। तो 13 नवंबर को आना शुरू हुए। 13 नवंबर को 2 कंपनी आई, 14 नवंबर को एक और आई। इतनी देर में लड़ाई बहुत तेज़ हो गई थी। 6 कुमाऊं थी, 4 सिख थी और 3rd गुरखा भी आ रही थी, और उन्होंने मोर्चे ले लिए थे। कुमाऊं रेजिमेंट की क्या एक्टिविटी थी चाइनीज़ अटैक को लेके? हमारे ये जो लड़ाई शुरू हुई उस टाइम 6 कुमाऊं तैनात थी वहाँ पर किबिथो में। तो 21 में जब लड़ाई शुरू हुई तो शुरू में उन्होंने मुकाबला किया चाइना के साथ। उसके बाद उनको विड्रॉल का हुक्म मिला, वापस पीछे आने का हुक्म मिला, वोलोंग में आने का। और वोलोंग में आशी हिल के ऊपर उन्होंने स्क्रीन पोजीशन लगाई उनकी एक कंपनी ने, लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह। और जब चाइनी आए 24 अक्टूबर को सुबह विक्रम सिंह साहब की कंपनी ने बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। उनकी काफ़ी कैजुअल्टी की चाइना की, और 1 घंटे की लड़ाई के बाद वो वापस आ गए और चाइना को पीछे रुकने का मजबूर कर दिया। आशी हिल पर जब 6 कुमाऊं ने चाइनीज़ आर्मी को पीछे खदेड़ दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 डोगरा रेजिमेंट को रिजर्व बटालियन के तौर पे बुलवाया? जब रॉली साहब ने कहा कि कुमाऊं को कि ये येलो पिंपल को हमला करना है, तो 10 तारीख को, तो 14 तारीख को हमला हुआ। 14 तारीख सुबह उन्होंने हमला किया 2 कंपनियों के साथ। शुरू में तो काफ़ी गए, वो आज काफ़ी एडवांस किया। जब वो रिज के थोड़ा नीचे रह गए तब उनका ज़ोर बहुत पड़ गया था चाइना का, तो ये आगे नहीं बढ़ सके, फिर रुक गए। तो जनरल साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जहाँ भी हो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा क्रॉल करते रहो। लेकिन रात को चाइना ने एक पूरी बटालियन 700-800 आदमी रीइंफोर्स ला के पूरा ज़बरदस्त काउंटर अटैक कर दिया, और जहाँ से आए थे वहीं पर वापस उनको धकेल दिया ट्रेल जंक्शन के ऊपर। 1000 गज पीछे धकेल लेके चले गए। और एक समय ऐसा आया 15 तारीख सुबह कि तकरीबन वो टॉप पर लेने वाले थे चाइनीज, लेकिन ब्रिगेड कमांडर साहब और उनके सीओ थे, कंपनी एडजुटेंट थे बटालियन के, प्रेम भाटिया, वही बहादुर से लड़े। उन्होंने जो LMG वाला जब जख्मी हो गया तो उन्होंने LMG संभाली, और ख़ुद कैप्टन साहब ने LMG के साथ मुकाबला किया। 2 ब्रिगेड कमांडर चेंज हो गए। ये तीसरे आए 31 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर से शुरू हुई थी लड़ाई, ये 31 को पहुँचे 10 दिन बाद। और उन्होंने सोचा कि जो चीनी हैं, उन्होंने चाइनीज़ ने 2 पहाड़ियों के ऊपर कब्ज़ा किया है, वो बहुत ख़तरनाक पोजीशन है उनकी। वहाँ से वो हवाई पट्टी को देख सकते थे, बमबारी कर सकते थे, मशीन गन के फायर करके इंटरफेयर कर सकते थे। इसलिए चाहते थे कि वो उनको उन 2 पहाड़ियों से हटाया जाए, ताकि बाकी की जगह भी फिर हमारे हमले कामयाब हो सकें। तो इसलिए उन्होंने 4 डोगरा को रिजर्व के बटालियन के तौर पर बुलवाया। ऐसा क्या हुआ था कि 4 डोगरास को ट्राई जंक्शन पे जाना पड़ा? समय ऐसे आया 2-3-4 दफ़ा हमले उनके पीछे खदेड़े कुमाऊं ने, लेकिन साथ साथ इनकी कैजुअल्टी बहुत होती गई। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने ऊपर से मैसेज दिया कि 4 डोगरा को बोलो कि जल्दी से बाकी काम छोड़ें और ऊपर जल्दी से आके ये 6 कुमाऊं से टेक ओवर करें मोर्चे, क्योंकि अगर ये ट्राई जंक्शन चला जाता है
तो पूरे ब्रिगेड के खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें हुक्म मिला कि कहीं और दाने की बजाय सीधा ट्राई जंक्शन पे जाएं। सर मोस्टली लोगों को वालोंग रीजन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उसका कोई आइडिया नहीं है। इसकी टोपोग्राफी और लोकेशन कैसे है? अभी वालोंग जो है और केबीतू आगे बॉर्डर के ऊपर है, मैकमोहन लाइन पर, तेजू तक जीप आती है। तेजू से वालोंग 200 किलोमीटर है और इसमें कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं है, बल्कि पगडंडी है। कहीं कहीं खच्चरें जाती हैं, कहीं वो खच्चर भी नहीं है, खच्चर रास्ते भी नहीं है। तेजू से लेकर वालोंग तक 15 दिन लगते थे चलने में एक तरफ, और आने भी एक तरफ 15 दिन लगते थे। तो ये बड़ा दिक्कत थी, फ़ौज को इंडक्ट करना, शामिल करना, ले जाना, वहाँ पर उनको तैयारी करवानी, मोर्चे लगाना, बहुत मुश्किल लड़ाई हुई थी वहाँ। वो बाद में बताऊँगा। तो एक अपने नदी आती है लोहित रिवर, लोहित, और उसको बड़े पवित्र नदी माना जाता है। वो चौड़ी थी और गहरी थी और उसको पार नहीं कर सकते थे, बहुत तेज़ चलता था पानी और गहरा भी था। उसमें एक ही पुल था थोड़ा सा, और उसको एक आदमी एक ही आदमी क्रॉस कर सकता था। तो इसलिए बड़ा दुर्गम इलाका था। जो पहाड़ियाँ थी चलती थी, कोई 6,000, 8,000, 10,000, 14,000 की हाइट तक चलती थी पहाड़ियाँ से, बहुत ही तीखी थी। उसके ऊपर चलना, पानी ले जाना और मोर्चे खोदना आसान नहीं था। और जो वहाँ से ट्राई जंक्शन से और ग्रीन टेम्पल से चाइना सीधा जो हवाई पट्टी देख सकता था, और उसके मशीन गन से 2,000-3,000 की रेंज तक वो फायर गिरा सकता था। चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट क्या था उस वक्त वालोंग रीजन में? चाइना का 4 बटालियन थी पहले, एक रेजिमेंट थी और एक बटालियन और। 6 नवंबर से, बल्कि 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 10 दिन के अंदर वो 15,000 सैनिक और ले आए पीछे से, एक डिवीज़न नया ले आए। ऐसा हुआ कि जो बाकी जगह थी, बाकी जगह जहाँ लड़ाई चल रही थी, कामेंग में, तवांग में, सेला में, बोमडिला में, वहाँ चाइनों ने 2 डिवीज़न लगा रखे थे, तकरीबन 20-30 हज़ार आदमी तोपें। वहाँ पर ऐसे हो रहा था कि उनको बहुत जल्दी कामयाबी मिल रही थी चाइना को। क्या कारण था कि चाइना ने वालोंग में एक नई एक्स्ट्रा डिवीज़न ही डिप्लॉय कर दी थी? वालोंग में 21 अक्टूबर से लेकर और नवंबर हो चला था, अभी 2-3 हफ्ते हो गए थे और चाइना को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। वहाँ अक्साई चीन में, लद्दाख में, सब जगह कामयाबी मिल रही थी, और इधर भी बोमडिला और तवांग में मिल रही थी कामयाबी, लेकिन वालोंग में उसको हार का मुंह देखना पड़ना था। इसलिए जो रिज़र्व डिवीज़न था पीछे पड़ा हुआ, उसको उसने हुक्म दिया कि आप वालोंग में जाओ और जो लड़ाई है उसमें आप जाके और तेज़ करो चाइना की लड़ाई। इतनी फोर्स के बाद तो चाइना ने बहुत स्ट्रांगली अटैक किया होगा इंडियन फोर्सेस पे। लड़ाई की हालात इतनी गंभीर होती गई, पल पल में बदल रही थी सिचुएशन, और गंभीर होती जा रही थी हमारे लिए, क्योंकि चाइना का स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ रहा था। उनके अभी 16,000 आदमी हो गए थे, हमारे तो सिर्फ 2,000 आदमी रह गए थे, और उनकी तोपें बहुत थीं, 70-80 तो उनकी तोपें थीं, हमारी तो सिर्फ 6 या 8 तोपें थी सिर्फ, और ऊपर तक तोप का फायर भी नहीं आ सकता था हमारी सपोर्ट में। चाइनीज़ टैक्टिक्स क्या होती थी लड़ाई के वक्त? चाइना का एक कॉन्सेप्ट जो टैक्टिक होता है, एक तरीका होता है लड़ाई का, जिस मोर्चे के जिस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने हमला करना है या जिन्होंने कब्ज़ा करना है, उसके चारों तरफ वो घेरा डाल देते हैं, ताकि जो डिफेंडर है, जो उसकी सुरक्षा कर रहा है, ना वो उसको रीइंफोर्स कर सके, ना ही वहाँ कोई बच के जा सके। अभी जो फाइनल अटैक उनका आया 15-16 नवंबर को, उसमें उन्होंने एक ब्रिगेड को ये टास्क दिया था कि वो ट्राई जंक्शन फतेह करके एवलांच रिज के ऊपर हो के चल के, और 16 तारीख रात तक नीचे जो यापक नाला आता ऊपर से और लोहित नदी आती है चाइना की तरफ से,
इनका जो जंक्शन बनता है वॉलों के पीछे, उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक लगाना था, रोक लगाना था, ताकि वो पूरे ब्रिगेड को कैदी बना सकें, या कैजुअलिटी कर सकें, या कैप्चर कर सकें, या उनको काबू कर सकें। यह भी अधूरी कहानी है। अभी तो सिर्फ चाइनीज़ आर्मी की स्ट्रैटेजी सुनी है हमने, अभी इंडियन आर्मी ने कैसे रिटेलिएट किया वो बाकी है। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक ऐसी वीर गाथा जिसका जिक्र इंटरनेट पे भी शायद ही कहीं मिल जाए, मिला तो बहुत कम। तब तक के लिए